ठीक है। चैप्टर 5 हम एनसीईआरटी का करेंगे। कौन सी एनसीईआरटी चल रही है? 6 क्लास की, ठीक है। 6 मतलब 6वीं की एनसीईआरटी का हम क्या करने वाले हैं? चैप्टर 5 करने वाले हैं, जो है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ठीक है। परिमंडल नहीं, स्थलमंडल, ठीक है। किसकी बात कर रहे होते हैं? स्थलमंडल। इसमें अगर हम प्रमुख घटक की बात करें तो 3 प्रमुख घटक हैं। एक तो कौन सा है? मार्कर का क्या सीन है? रोज रोज का सीन है। 2 मिनट रोक दो इसको। और ये जैव मंडल ही क्या होता है हमारे लिए? जीवन के लिए उपयोगी होता है। अगर जीवन कहीं चाहिए है तो वो कहाँ मिलता है? जैव मंडल पर, ठीक है ना। तो जैव मंडल पे हमें क्या मिल जाता है भाई? जीवन मिल जाता है। भूमध्य, जो हम भूमंडल की बात करते हैं या स्थल मंडल की बात करते हैं, ये क्या है? पृथ्वी का दृढ़ भूभाग है। पृथ्वी का कैसा भूभाग है? दृढ़ भूभाग है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल बोलते हैं। और जल मंडल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल फैला हुआ है, जिसमें कम से कम हम जो एनसीईआरटी ने दिया है आपका 6 क्लास के एनसीईआरटी ने, वो 71% दिया है, ठीक है। कितना? 71% पे क्या है? जल फैला हुआ है। इसी को हम जल मंडल बोलते हैं। और इस जल मंडल में सारे जल की आकृति समाहित है। जैसे कि हम बात करते हैं नदियों की, जैसे हम बात करते हैं तालाबों की, झीलों की, महासागरों की, सागरों की, ये सारे जो जल के मंडल हैं, ये सारे किसमें मिलेंगे? जल मंडल में ही मिलेंगे। बात करते हैं वायुमंडल की, तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो गैसों की क्या है? एक परत है, उसे हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और ये कितने किलोमीटर तक ऊपर है? 1600 किलोमीटर, जो आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है वो लिखा है 1600 किलोमीटर ऊपर तक ये गैसों की परत फैली हुई है, ठीक है। उसके बाद एक एक बात करते चलते हैं। स्थल मंडल में हम किन किन को पढ़ेंगे? स्थल मंडल में हम पढ़ेंगे दृढ़ भूभाग, जिसमें कौन कौन आते हैं? हमारे महाद्वीप आते हैं। और कितने महाद्वीप होते हैं? तो स्थल मंडल में हम महाद्वीपों की बात करेंगे। महाद्वीप अगर हम बड़े से छोटे के क्रम में लिखें तो महाद्वीपों को हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एशिया, सेकंड वन अफ्रीका, थर्ड वन उत्तरी अमेरिका, फोर्थ वन एंड नेक्स्ट यूरोप, अंटार्कटिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे छोटा आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है पहले से ही, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। तो फिर हम बीच में क्यों लगा रहे हैं इसको? सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहले हम एशिया के बारे में देखते हैं। तो एशिया महाद्वीप, जिसमें कि थोड़े थोड़े पॉइंट, जो बुलेट पॉइंट आप लोग के लिखे हुए होंगे एनसीईआरटी में, सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात जो लिखी है 6वीं क्लास में, वो लिखी है एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के मतलब जो भूखंड है, जो भूखंड उसके कुल क्षेत्रफल का 1/3 पे फैला हुआ है। कितने पे? 1/3 पे, मतलब 1/3 भाग पर क्या है? एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। दूसरा है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध का मतलब तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा सबको। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूरी तरीके से ये किसमें है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन आप पूरी तरीके से आप इसको उत्तरी गोलार्ध में नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। नीचे वो सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया वगैरह के जो द्वीप हैं वो नीचे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या नहीं बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध में नहीं बोलेंगे। जबकि हम
बोल सकते हैं कि ये किसमें है, पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। उसके बाद ये क्या है, कर्क रेखा लगभग 20 से लगभग कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है क्योंकि कैसे पता चला, इंडिया, आप सभी को पता है इंडिया दैट मीन्स भारत, ठीक है, यहाँ से के अगर हम लमसम मानते हैं लगभग बीचों बीच से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। और इंडिया जो कि किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। दैट मीन्स हमें पता चला कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरेगी, एशिया से होकर गुजरती है। लिखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने नोट्स बना रखे हैं, आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। पीडीएफ में प्रोवाइड हो रहे हैं तो लोगों को बड़ी सहूलियत हो रही है, जब फोटो में प्रोवाइड होते थे तो सहूलियत नहीं होती थी। ये सब मेंटेलिटी है। तो देखिए, पश्चिम में यूराल पर्वत है इसके, एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में क्या है, इस वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, यूराल पर्वत मिलेगा, जो कि एशिया को यूरोप से क्या करता है, अलग करता है, जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। और एशिया और यूरोप का, एशिया प्लस यूरोप, एशिया प्लस यूरोप के भाग को, सम्मिलित भूभाग को हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। सम्मिलित भूभाग को हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। एशिया के बारे में इतनी ही बातें जो कि आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कौन सा आएगा, यूरोप। यूरोप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, एशिया से बहुत छोटा है। ये एशिया से कैसा है, बहुत छोटा है। आपको थोड़ा दिखाते चलेंगे आप कौन कौन सा एशिया है। इस वाले पार्ट को हम एशिया बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूरोप बोलते हैं। खाड़ी देश एशिया में ही आते हैं, आप लोग उनको छोड़ के नहीं चलेंगे। ये सारे का सारा क्या है, रशिया और इधर से भारत, और ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं सुमात्रा, जावा वगैरह इंडोनेशिया के, ये यहाँ तक खाड़ी देश जो सऊदी अरब है, ठीक है, और ये तुर्की, इसको हम टर्की बोलते हैं, तुर्की, यहाँ तक ये पूरा क्या है, एशिया है। और यूरोप की जब हम बात करें तो ये यूरोप है। इधर ऊपर वाला जो नॉर्वे और स्वीडन है वो किसमें आता है, यूरोप में आता है, ठीक है ना, वो किसमें आएगा, यूरोप में आएगा। तो वो हो गया एशिया, और वो उधर उसके पास वाला कौन हो गया, यूरोप हो गया। आगे बात करते हैं, यूरोप कहाँ है, एशिया के पश्चिम में है, जो कि अभी आपने देखा। यूरोप देखो किधर है, एशिया के पश्चिम में है। यूरोप कहाँ है, एशिया के पश्चिम में है। और फिर आर्कटिक वृत्त जो है गुजरती है यहाँ से, यूरोप से क्या गुजरती है, आर्कटिक वृत्त गुजरती है। आर्कटिक वृत्त को मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, 66.5 इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये आर्कटिक वृत्त है, ये गोला बनाया था अपना वाला, ये 0 डिग्री को, ये कर्क रेखा थी 23.5, और ये आर्कटिक वृत्त था जिसको हम 66.5 बोल रहे हैं। नीचे 23.5 क्या बोल रहे थे भाई, मकर रेखा, और इधर नीचे सबसे नीचे अगर हम 66.5 की बात करें तो ये हमारा क्या है, अंटार्कटिक वृत्त है। मैंने दोनों को याद करने का तरीका भी बताया था। आर्कटिक और अंटार्कटिक जब आप बोलेंगे, जो भारी लग रहा है, जो भारी लग रहा है बोलने में, उसको आप नीचे रख दें। तो अंटार्कटिक भारी लगता है, उसको आप नीचे रख दें, क्योंकि नीचे क्या होती है, भारी चीज़ें ही रहती हैं, भारी गैसें भी नीचे ही रहती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हल्का है उसको ऊपर उछाल दें, वो तो तैरता ही रहेगा। तो आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है। चलिए, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उधर यूरोप से कौन गुजर रहा है भाई, आर्कटिक वृत्त गुजर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो अगर हम यूरोप की बात करें तो ये तीन ओर से क्या है, जल से घिरा है। आइए देखते हैं एक बार। अगर हम यहाँ बात करें तो इधर हमारा क्या है भाई, ये कौन सा सागर है, ऐसा क्या है, कौन सा सागर है, अटलांटिक। तो अटलांटिक इसके किसमें है, पश्चिम में कौन है, अटलांटिक है। उत्तर की अगर हम बात करें, उत्तर में कौन आता है, जो उत्तर में उत्तरी वृत्त है, वही सेम नाम किसका है, महासागर का है, आर्कटिक महासागर। और अगर हम दक्षिण में बात करें तो भूमध्य सागर से ये घिरा हुआ है, मेडिटेरियन सी, दैट मींस भूमध्य सागर, ठीक है। बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट, ये क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका की अगर हम बात करें तो अफ्रीका जैसे कि नाम से ही लग रहा है, अफ्रीका है बिल्कुल। संविधान संशोधन यहाँ से लिए गए
जब पूरा बन के तैयार हो गया, कुछ बचा नहीं था, ये हाथ पैर फैलाने लगा कि हमारे यहाँ से कुछ नहीं लिया, तो कह दिया फ्री के संशोधन ले लेते हैं। तो फ्री के हमने क्या लिए, यहाँ से संविधान संशोधन लिए। याद रह सकता है शायद आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात करें आगे तो 0 डिग्री विषुवत वृत्त जो है इसके लगभग बीचों बीच से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? लगभग बीचों बीच से गुजरता है। और एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कौन था 0 डिग्री और फिर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं क्या होती हैं, गुजरती हैं। ठीक है, उसके बाद सहारा रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में ही है। अफ्रीका में कौन है? सहारा रेगिस्तान है। और नील नदी जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी बोलेंगे, सॉरी बड़ी नहीं, सबसे लंबी नदी है, वो कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से। अफ्रीका में ही बहती है। ठीक है, अफ्रीका में ही बहती है। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कहाँ है? अफ्रीका में ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चारों ओर से ये क्या है? महासागरों से घिरा है, जो कि आपको बिल्कुल शो हो पा रहा होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर में कौन है भाई? भूमध्य सागर, जो कि मेडिटेरियन सी, और इधर कौन है? अटलांटिक, इधर कौन है? हिंद। पूर्व में हिंद है, पश्चिम में अटलांटिक है, और दक्षिण में हम दक्षिण महासागर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो कि आप समझ रहे होंगे, वो उधर साइड में जो दिख रहा है ना ऊपर साइड को, वो क्या है? उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये 3rd सबसे बड़ा महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट कितना है ये? 3rd सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका से ये किससे जुड़ा है? एक पनामा जल स्थल है। ये है कौन से स्थल से जुड़ा हुआ? जल संधि की अलग बात है। स्थल मंडल की हम बात कर रहे हैं तो पनामा स्थल मंडल से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? पनामा स्थल मंडल से जुड़ा है। देखो यहाँ पे कोई जल संधि से नहीं, आप लोग के पास अगर एटलस होगी तो सभी लोग एटलस खोलेंगे, यहाँ पे स्थल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्थल से ही जुड़ा हुआ है, और इसी स्थल के नाम पर यहाँ पे जल संधि का नाम पनामा जल संधि रखा गया। ठीक है, तो ये पनामा किससे जुड़ा हुआ है? स्थल मंडल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसी बात, जल संधि मत बोलना, स्थल संधि बोलना, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं। एकमात्र महाद्वीप है जो पूरी तरीके से किसमें बसा हुआ है? उत्तरी गोलार्ध। पूरी तरीके से कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। एक महाद्वीप की हम बात करते हैं जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है। कौन है? पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा एक और भी है वैसे तो, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को ही मानते हैं, वो निर्जन महाद्वीप है तो उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं बहुत सारा भी तो भी उसके बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। नीचे वाला कौन सा है? अंटार्कटिक। ठीक है, जो बोलने में थोड़ा सा भारी भरकम लगता है। ठीक, अंटार्कटिक। उसके बाद हम दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण अमेरिका में है। कौन सी? एंडीज। और सबसे लंबी, सबसे बड़ी, अभी बड़ी की बात हो रही है, तब लंबी की बात हुई थी। अफ्रीका में लंबी नदी की बात हुई थी, अभी हम बड़ी नदी की बात करेंगे तो वो किसमें है? दक्षिण अमेरिका में। कौन सी बड़ी नदी है? अमेज़न। ठीक है, सबको क्लियर है? लंबी नदी और बड़ी नदी में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लंबी दैट मीन्स किससे? लंबी दैट मीन्स लंबाई में क्या होगी? हाँ, नील नदी है, लंबाई में ये क्या होगी? लंबी होगी। और वो बड़ी नदी की बात हो रही है, उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना होगा? कितना टाइम हो रहा है? आधा घंटा लिए? आधा। बड़ी की बात आज बड़ी नदी की बात हो रही है, दैट मीन्स क्या होगा? बड़ी नदी में यहाँ पे जल ग्रहण क्षेत्र क्या होगा? इसका बहुत ज़्यादा होगा। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ये बड़ी नदी होगी, ये लंबी नदी होगी। किसी को अगर प्रॉब्लम थी तो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलो एक चीज़ और बता दें, ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये था आपका उत्तर अमेरिका। जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है कहाँ है? इसके उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, और इसके पश्चिमी तट पर है। कहाँ पर है? पश्चिमी तट पर है। और उत्तर से दक्षिण तक लगातार ये क्या है? यहाँ तक फैली हुई है, और इसी को क्या बोलते हैं? एंडीज बोलते हैं। ऊपर वाले में क्या है? रॉकीज है। बात नहीं करेंगे, उतना नहीं दिया है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, आप पता लगा कहीं घर जाके एनसीईआरटी में ढूंढे यहाँ पे क्या मिल रहा था, नहीं मिल रहा है ऐसा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। और कंप्लीटली अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये द्वीपीय महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? द्वीपीय महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जो एक द्वीपीय महाद्वीप है। और चारों ओर से ये किससे घिरा हुआ है? महासागरों से घिरा हुआ है। आपको सभी को पता होगा, अगर हम बात करें तो इसके पूर्व में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। उत्तर में भी इसके कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। दक्षिण में अगर बात करें तो दक्षिण महासागर, और इसके पश्चिम में अगर बात करें तो हिंद महासागर। ठीक है ना? क्लियर हुई बात है? नीचे आ जाइए सबसे लास्ट वाले पे, जो दक्षिण ध्रुव में है। कौन सा? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं तो ये एक निर्जन महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? निर्जन महाद्वीप है। एक चीज याद रखना, निर्जन आपके ये जो एनसीईआरटी है इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज लिखी हुई है जिसकी वजह से आप निर्जन बोल सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे मानव निवास नहीं है, मानव निवास नहीं है। और क्यों नहीं है? तो महाद्वीप की जो जलवायु है वो बहुत ही कठोर है। ठीक है, जलवायु कैसी है? बहुत ही कठोर है। वर्ष भर अगर हम बात करें तो दक्षिणी ध्रुव इसके बीचों बीच में आता है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ आता है? बीचों बीच में आता है। जरा इधर देखेंगे ध्यान से थोड़ा, इसमें तो दिया ही नहीं, ये अंटार्कटिक इन्होंने गायब कर दिया। कोई बात नहीं, आप इधर समझ लें। दक्षिण ध्रुव कौन सा होगा? जहाँ से ये पोल लगाया है दक्षिण ध्रुव होगा। ठीक है, बस ऐसे देखें, कुछ दिखेगा नहीं आपको, ऐसे नजरें मत गड़ाएं इस पे। दक्षिण ध्रुव कहाँ होगा? ये इसके पॉइंट पे होगा। तो जो हमारा ये अगर हम बात करें अंटार्कटिक कहाँ बना हुआ है? इसके चारों ओर फैला हुआ है। चारों ओर क्या है? फैला हुआ है। बीचों बीच में हम दक्षिण ध्रुव की बात करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे शोध संस्थान हैं, अलग अलग देशों के शोध संस्थान का मतलब है रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर है, और हमारे इंडिया के भी 2 रिसर्च सेंटर है। कौन कौन से? एक तो मैत्री, एक दक्षिण गंगोत्री। सिर्फ 2 की बात इन लोगों ने की है, तो हम 2 की बात करेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी है जिसकी बात हम करेंगे। ठीक है ना? 2 के बाद सिर्फ 6वीं क्लास की एनसीईआरटी ने की है, तो हम 6वीं क्लास की एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। इन्होंने बोला है मैत्री, और दूसरा कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, और भी बहुत सारे क्या है, और भी बहुत सारे देशों के क्या है रिसर्च सेंटर मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप पर अवस्थित है। ये हुई महाद्वीपों की बात, जो कि हमारा था कौन सा मंडल? स्थल मंडल। स्थल मंडल हमारा कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा आपको याद रखना नहीं है, इसमें अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यूपीएससी में अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फाउंडेशन की तरह ये बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, जो भी न्यू है वो अच्छे से समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थल मंडल के बाद हम बात करते हैं जल मंडल की। जल मंडल में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है? महासागर है। हाँ, नदियाँ झीलों की बात करोगे ना, महासागर में होते हैं। हाँ, ठीक। ठीक है, अभी लिखें तब बोलो, जब पूछे तब बोलो, है ना? अगर हम जलमंडल की बात करते हैं तो इसमें अगर हम बढ़ते से घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहला बड़ा महासागर कौन सा है अपने पास? प्रशांत महासागर। इतने कलर के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं हम लोग कि कोई वैज्ञानिक भी करता तो नहीं कर पाता, है ना? जो मार्कर मिलता है उसमें जो कलर मिल रहा है हम लोग डाल देते हैं। ऊपर कोई और ही कलर चल रहा था, ब्लू बाद में चला है, उसके बाद इधर कोई और ही कलर चल रहा है। फिलहाल कोई नहीं, अब हम लोग काम चला रहे हैं, चला लो ऐसे। प्रशांत महासागर। और दूसरे की अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पर कौन आता है? अंटार्कटिक। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। और उसके बाद हमारा 3rd नंबर पे आता है, रुक जाए जरा सा, रुक जाए, क्या आफत आ गई है, कहाँ जा रहे हो तुम?
आर्कटिक की बात हो गई है, हिंद महासागर की बात हो गई है, हम ऊपर वाले की अंटार्कटिक नहीं आर्कटिक की बात हो चुकी है, प्रशांत की भी बात हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं तो 71% भाग पर क्या है, पानी है। पृथ्वी इसी की वजह से कैसी दिखती है, नीली दिखती है। कहाँ से देखने पर, अपने घर से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर। वेरी गुड, ठीक है। महासागरों में हमने बड़े से छोटे की तरफ क्रम देख लिया है। सबसे पहला हमारे पास मिला है कौन सा, प्रशांत महासागर। एक चीज आप लोग को याद होगी अच्छे से, जब भी हम भूभाग या फिर दृढ़ भूभाग की ऊंचाई की बात करते हैं तो हम कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से। कहाँ से नापते हैं, समुद्र तल से। समुद्र तल को हम कैसा मानते हैं, समुद्र तल को हमने 0 मान रखा है। समुद्र तल को कैसा मान रखा है, 0। और हम मानते हैं कि समुद्र तल हर एक जगह पे कैसा है, बिल्कुल सेम है, बराबर है। हर जगह पे कैसा है, सेम है, बिल्कुल बराबर है। और कहीं से भी हम क्या करते हैं, समुद्र तल से अपनी ऊंचाई को माप लेते हैं। सबसे ऊंची अगर हम चीज की बात करें समुद्र तल से, तो सबसे ऊंचा अगर हम बात करें अपनी पृथ्वी पर तो कौन है, एवरेस्ट। सबसे ऊंचा कौन है, एवरेस्ट। और सबसे गहराई की अगर हम बात करें तो मेरियाना गर्त, जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखा है। मेरियाना गर्त जो कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। मेरियाना गर्त जो सबसे गहरा क्या है भाई, गहरा क्या है भाई, इसकी गहराई कितनी है, लगभग 11,022 है ना, 11,022। ठीक है, 11,022 इतना ही है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की, तो ये सबसे बड़ा महासागर है। कैसा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। अगर आकृतियों के हिसाब से देखें तो प्रशांत महासागर लगभग हर चीज में लगभग जरूर लगाएंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके का कुछ नहीं, लगभग वृत्ताकार है। कैसा है, वृत्ताकार है, लगभग कैसा है, वृत्ताकार है। अब वो ऐसे देखो, उसमें नहीं दिखेगा वृत्ताकार, उसमें तो सब एक सा है, इसमें दिखेगा वृत्ताकार। हमें प्रशांत नहीं दिख रहा है। देखो इसमें ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो इधर देखें, ये इसके अगर हम पश्चिमी किनारे की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। दैट मीन्स उधर देखेंगे आप लोग, कौन सा आएगा, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और एक साइड में हम देखते हैं तो हमारे पास कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लगभग कैसा है, ये लगभग कैसा है, वृत्ताकार है। लगभग कैसा है, वृत्ताकार है। आकृतियों के आधार पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको याद रखना। सही युग्म का चयन कीजिए, वो वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर छठवीं की एनसीईआरटी है तो हल्के में ना लें, क्योंकि एनसीईआरटी के कहीं से भी वो क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, हल्के में किसी को नहीं लेना है, सबका टाइम आता है। सही है, चलिए सबसे गहरा का भाग बता दिया है मैंने, बाकी चारों तरफ से कहाँ से घिरा हुआ है ये भी बता दिया है। सबसे ऊंचाई की बात भी कर ली है हमने, सबसे बड़ा महासागर है इसकी बात भी कर ली है। नेक्स्ट पे आ जाएं आप लोग, प्रशांत के बाद अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करते हैं, हाथ पैर मत चलाओ, वो तुम्हारे ही पास आएगी। शांत बैठ जाओ, ऊपर चली जाएगी। अटलांटिक महासागर के बारे में अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। इसका जो ये देखिए एस अक्षर के समान है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। और अगर हम बात करें इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। उसके बाद तटरेखा की बात करें तो अधिक तंत्रित तटरेखा है इसकी। तंत्रित मतलब होता है मेरुदंड के समान। मेरुदंड के समान का मतलब होता है बहुत ही कटी छटी, ठीक है ना, बहुत ही कटी छटी। तो ये वाली जो तटरेखा होती है ये पोताश्रय या जो पोताश्रय होते हैं ना, बंदरगाह, उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए इस जो अटलांटिक महासागर है ये व्यापार की दृष्टि से आप देखेंगे बहुत ही व्यस्ततम महासागर है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से कैसा है, बहुत ही व्यस्ततम महासागर है। ठीक है, ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखी हैं। हिंद महासागर की बात करते हैं, एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश का नाम पर रखा है और वो है इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान। गर्व होना चाहिए आप लोग को। नहीं होता है वो तुम्हारे पीछे वाले कह रहे नहीं होता है। कहाँ से आते हैं ऐसे?
ऐसे लोग? कौन है ये? इंडिया में रह के कोई इंडिया की बात नहीं करे, कैसा लगता है? उसने किसी और बात पे शायद ना किया था, ऐसा नहीं बोला होता है। हाँ मुझे पता है, किसी और बात पे ना किया होगा, कोई बात नहीं। क्या हो गया? उसी बात पे ना बोला था, कुछ होगा, जाने दो। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसको कितना भी समझाने की कोशिश करो या अपनी ढालने की कोशिश करो, वो नहीं ढल सकता है। तो जो जैसा है उसको उसके हाल पे छोड़ो, है ना। खुद तुम जैसे हो तुम अपने हाल पे रहो, ठीक। सॉरी फॉर दैट कि मुझे लगा तुमने किसी और बात पे बोला होगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है और वो है इंडिया, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हमें गर्व होना चाहिए कि एक महासागर का नाम हमारे देश पर रखा गया है। वो क्यों? प्राचीन, अगर आप देखेंगे, थोड़ी सी बात बताएंगे, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। प्राचीन समय की बात अगर हम करें तो प्राचीन समय में हमारे इंडिया से व्यापार करने के लिए बहुत सारी कंपनी और बहुत सारे देश हमारे देश में आए थे, जो कि वो व्यापार करते थे कौन से सागर से? मोस्ट ऑफ द हिंद महासागर से। तो उस समय की चीज़ों को देखते हुए इस महासागर का नाम भी हमारे इंडिया के नाम पर रख गया। और पहले आप सभी लोग जानते होंगे इंडिया को, दैट मीन्स भारत को हम क्या बोलते हैं? सोने की चिड़िया वगैरह भी बोला जाता था, ठीक है ना। तो व्यापार यहाँ से बहुत अधिक होता था, इसीलिए इस महासागर का नाम भी हमने किसके नाम पर रख दिया है? मतलब हिंदुस्तान के नाम पर रख दिया है, ठीक है। किसके नाम पर रख दिया है? हिंदुस्तान के नाम पर रख दिया है। इसका आकार लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है, जो कि आप देख भी सकते हैं। आकार लगभग कैसा है? त्रिभुजाकार है। देख पा रहे हैं क्या? मतलब त्रिभुज सा बन जाता है एक तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। लगभग की बात हुई है तो लगभग त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पूर्व में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और उत्तर में अगर हम बात करें तो उत्तर में कौन कौन है? उत्तर में एशिया है। और अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो अफ्रीका है, ठीक है। अफ्रीका है बात के लिए। दक्षिण महासागर की अगर हम बात करें, दक्षिण महासागर जो 60 डिग्री अक्षांश पर फैला हुआ है, 60 डिग्री अक्षांश पर फैला हुआ है, ये पॉइंट एनसीईआरटी ने नोट किया है, ठीक है। 60 डिग्री अक्षांश पर फैला हुआ है और आर्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। फिर हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। उत्तरी ध्रुव वृत्त के आसपास फैला हुआ है, ठीक है। उत्तरी ध्रुव वृत्त के आसपास फैला हुआ है और प्रशांत महासागर से छिछले जल संधि के द्वारा अलग हुआ है, जिसको हम बेरिंग जल संधि बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि बोलते हैं। आप लोग अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपके पास एनसीईआरटी एटलस है। एटलस अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ के जो प्रशांत महासागर से ये जुड़ता है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि के आसपास की बात होती है। बेरिंग जल संधि से ये छिछले मतलब एक समुद्र तल से किससे? प्रशांत महासागर से आप कौन सा? आर्कटिक महासागर जुड़ता है, ठीक। ये हुई हमारे जलमंडल की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वायुमंडल। वायुमंडल की अगर हम बात करें, वायुमंडल में अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो अगर हम दाब की बात करते हैं तो घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व कैसा होता है? घटता जाता है कि बढ़ता जाता है? हाँ, घनत्व क्या होता है? घटता जाता है। और तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? वायुमंडल में तापमान क्या है? बढ़ रहा है, सॉरी घट रहा है। और घनत्व क्या होता है? घनत्व भी घटता है। घटता है, सारी चीजें घटती हैं। घनत्व क्या होता है? घटता है। समुद्र तल पे घनत्व सबसे अधिक होता है। समुद्र तल पे घनत्व क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और तापमान की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान क्या होता है? घटता जाता है। घनत्व घटता है। देखो, जब भी हम पर्वतारोहियों की बात करते हैं तो जब वो किसी भी चोटी पर, या फिर आप बात करें कोई भी मतलब एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ने वाले को सुना ही होगा, जब वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो घनत्व कम होने की वजह से क्या होता है? उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सांस लेने में प्रॉब्लम होने के साथ साथ धीरे धीरे उनकी जो वेन्स होती हैं वो फूलने लग जाती हैं और फट जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब किसके कारण होता है? घनत्व के घटने के कारण होता है। बात करते हैं, बाकी तो आप लोग को तापमान का घटना तो बिल्कुल पता ही होगा, पता है आप लोग। हम लोग अपने आसपास की बात कर लेते हैं।
नैनीताल तो गए होंगे, नहीं भी गए हैं तो सुना होगा कि नैनीताल में ठंडी पड़ रही है, मनाली में ठंडी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है। क्यों? तापमान के घटने के कारण। वो क्या है, हमारी ऊंचाई अगर हम देखें धरातल पे हमसे ज़्यादा ऊंचे, तो हमसे जैसे अगर कोई गया है नैनीताल, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं और ऐसे चलते जाते थोड़ा ऊपर पहुँचने पे ही आपको बादल और अच्छी फुहारों वाली हवाएं आने लग जाती हैं और मूड क्या हो जाता है लोगों का, चेंज हो जाता है। चेंज होते होते हम कहाँ पहुँच जाते हैं? जब हम नैनीताल में प्रॉपर एंटर करते हैं तो थोड़ी देर में बारिश आती है और थोड़ी देर में धूप निकल आती है, फिर थोड़ी देर में बारिश आती है और धूप निकल आती है। लेकिन बात सच बताएं तो आपको एक बात क्लियर, आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा, वो ठंडी नहीं होती है जो हमारे यहाँ ठंडी होती है। स्वेटर पहन लो और बहुत सारा, वहाँ पे जो ठंडी होती है वो एसी की हवा वाली ठंडी होती है। एसी की हवा में जो फील होता है ठंडापन, वो वाली ठंडी होती है। हमारे यहाँ वाली ठंडी नहीं होती है कि हाथ लकड़ी आ गए हैं और चल ही नहीं रहे हैं, लिखें तो लिखें क्या, घंटा भर तक मलना पड़ता है। सुबह का अगर एग्जाम है ठंड में तो करना पड़ता है ना ऐसा, हाथ चलाने के लिए मलते रहते हैं हम बैठ के, ताकि हमारा हाथ चल जाए जब पेपर स्टार्ट हो तो ये वो वाली ठंडी वहाँ पे नहीं होती है, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो। आगे बात करते हैं। पृथ्वी चारों ओर से गैसों के मतलब क्या है, गैसों की परत से घिरी हुई है, ये सभी को पता है। 16 किलोमीटर फैला हुआ है, ये भी पता है। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो ये क्या करता है, सूर्य के ताप से हमें क्या करता है, बचाता है। सूर्य के ताप से क्या करता है, हमें बचाता है। और इसमें वायुमंडल की अगर हम बात करें, ये तापमान, इसमें क्या है, तापमान जो बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है? सूर्य से आया हुआ प्रकाश जो हमारा क्या नहीं हो पाता, एक निश्चित समय के बाद परावर्तन नहीं हो पाता है, तब हमारा पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है, हमारे लिए महत्वपूर्ण गैस है। लेकिन अगर हम बात करें, ये पृथ्वी की ऊष्मा को क्या करती है, अवशोषित करती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीय तापन बोलते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम वायुमंडल की बात करें तो इसकी कुछ परतें हैं, ठीक है। सबसे नीचे अगर हम सतह से बात करें तो क्षोभमंडल मिलता है हमें। क्षोभमंडल के बाद हमें कौन सा मंडल मिलता है, समताप मंडल। और समताप मंडल के बीच में हमें कौन सा मिलता है, मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर हमें मिलता है बहिर्मंडल या बाह्य मंडल, आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है। इतनी ही बात हुई है। मंडलों की अगर कुछ और भी बात हुई होती तो हम बहुत सारा डिस्कस करते हैं कि कितने कितने ऊंचाई तक कौन कौन सा फैला हुआ है। सिर्फ इतनी ही बात है, तो इतनी ही बात में यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। एक चीज और दी है, डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी ने, प्रॉपर डाटा नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है N2 मतलब कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट है, 78%। O2 मतलब कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट है, 21%। और बात की है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अन्य गैसें, जो कि 1% एनसीईआरटी ने डाटा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी के ऊपर भी कोई पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो बोला है वो हमेशा सही होता है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो पॉइंट में डिफाइन करती जाएगी, एनसीईआरटी पॉइंट में डिफाइन करेगी। लेकिन अभी हम 6वीं क्लास के बच्चे हैं तो उसी के हिसाब से इसने डाटा दिया है। आगे बात करते हैं जैव मंडल की। जैव मंडल जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। कौन सा पार्ट होता है ये जैव मंडल, जैव मंडल को बायोस्फीयर से, ठीक, बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। बायो मतलब बायोमंड, जीवो, ठीक, बायोस्फीयर बोलेंगे। तो जैव मंडल जिसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, और जैव मंडल में क्या होता है भाई, जहाँ पे वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जैव मंडल बोलेंगे। पहले भी समझा दिया है। जैव मंडल में अगर हम बात करें तो एक चीज़ जो अभी हमने बोली, जैव मंडल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये क्या करता है, पृथ्वी की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे बढ़ जाती है। ये तो आपकी बात हुई पूरी जैव मंडल की। जैव मंडल के लिए एक चित्र जो एनसीईआरटी ने आपको दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा सा चित्र है, आप समझ सकते हैं। एनसीईआरटी है ना तुम्हारे पास, देखो इधर से सबको दिख जाएगा, 6th क्लास की। ये देखिए, मानिए कि हम 6th क्लास में हैं और उसी तरीके से करके सीखना है, ठीक है। ये हमारा अगर हम देखें तो ये वायुमंडल दिखाया जा रहा है जिसमें बादल बादल बन रहे हैं, ये वायुमंडल है। इधर जो है हमारा स्थल मंडल है, जहाँ पे
जीवन मिल जाए। ठीक है, कल भी बोला था, तो किसी ने बोला था कि कितने पैसे लगेंगे वहाँ जाने के लिए। चलो, ये तो बात हुई पूरी किसकी भाई, अपने ये जो चैप्टर था 5th क्लास का, इसकी पूरी कंप्लीट बात हो गई है। यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया या नहीं? निष्कर्ष के तौर पर अगर एक बात बोलें तो बोल सकते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जैव मंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी के संसाधनों का अधिक दोहन करना है या फिर कम दोहन करना है? कम दोहन करना है। एक निष्कर्ष यही निकल के आता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या ना हो, ग्लोबल वार्मिंग ना हो, वैश्विक तापन ना। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। क्या क्वेश्चन करने के हालात में है सभी लोग? ठीक, वेरी गुड। ये बुक ही दे दो हमें, हम क्वेश्चन करवा दें। हाँ, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? फटाफट बताओ। ठीक है, आप बोलते जाओ, हम सुन रहे। उसके बाद पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उसके बाद हम यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका और एशिया। बात क्लियर हुई? उसके बाद 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन ठीक ठाक सा है। ठीक है, स्टेटमेंट में दे सकता है कई बार आपको। स्टेटमेंट एक जगह से नहीं उठता ना, कई सारे टॉपिक से स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट उठाते हैं वो लोग। ये स्टेटमेंट सही सा है, कई बार हमें कंफ्यूज करेगा कि दक्षिण, हमने सिर्फ एक ही पढ़ा होता है कि पूरी तरीके से दक्षिण में कौन है, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ा होता है मोस्ट ऑफ। अंटार्कटिका हमें पता होता है, सभी को पता होता है कि अंटार्कटिका तो है ही नीचे, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं चीज़ें। तो अच्छा एक स्टेटमेंट बनाने के लिए ठीक है। उसके बाद वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। बाहर कर दो उसे। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? 71% क्या है? पानी की अधिकता है, इसकी वजह से अंतरिक्ष से देखने पर ये कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भूखंडों की या स्थलों की क्या है? अधिकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्थलीय गोलार्ध बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, जीवित प्राणियों के लिए जैव मंडल, जीव मंडल लिखा है इन्होंने। जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए जीव मतलब जैव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवित प्राणियों के लिए इसलिए क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें क्या चाहिए? जीने के लिए हमें सांस मिलनी चाहिए, जो कि वायुमंडल इंपॉर्टेंट हो गया। पीने के लिए पानी मिलना चाहिए, जो कि जल मंडल इंपॉर्टेंट हो गया। और दूसरा हमारा क्या बचा? तीसरा स्थल मंडल, रहने के लिए और खाने के लिए हमें कुछ मिलना चाहिए, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? स्थल मंडल चाहिए। और ये तीनों को मिलाएंगे तो जीव मंडल, तो जीव मंडल के लिए जैव मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें क्या चाहिए? अगर जीना है तो कुछ तो चाहिए, मतलब पहले तो सांस ही चाहिए, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। 4-5 दिन आप सिर्फ सांसें लेकर जी सकते हैं। ठीक है, गांधी जी कितने दिन जिए थे? धरने पे बैठे थे ना। ये क्लास है राम सिंह, क्लास के बाहर तुम ऐसी बातें बोल सकते हो, जब बात क्लास में हो रही है तो नॉर्मल बात करो ना। क्या हो गया है तुम्हें? हो क्या गया है आखिर यहाँ बच्चों को? हाँ बिल्कुल से नॉर्मल बात की थी, एक गांधी जी की बात दिमाग में आई तो बोल दी, नहीं पता है तो मत बताओ, बात खत्म हो जाती। ये क्या बात हुई कि गांधी जी ढोंग कर रहे थे? सीरियसली कहीं से लगता नहीं है कि बस यूपीएससी क्या ही बोले हम, छोड़ दिया तुम्हारे हाल पे। जाओ आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे? अच्छा 5 दिन रह सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। 5 दिन रह सकते हैं, ये बोल नहीं 62। हाँ ठीक। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? यूराल, अभी अभी बात की थी। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? उत्तर अमेरिका दक्षिण
अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल संधि, स्थल संधि, जल संधि नहीं है, ये गलत लगाया हुआ है, स्थल संधि, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो वायुमंडल, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? नाइट्रोजन। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? स्थल मंडल या भूमंडल, ठीक है ना। उसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त। उसके बाद अगर हम बात करें महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। दूसरा बोलेंगे स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग ही जो जीवन के लिए जैव मंडल, जैव मंडल लिखेंगे इससे पहले, जैव मंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग ही जो जीवन के लिए सहायक है। नेक्स्ट देखें, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? या हो सकता है 8-10 साल के बाद एनसीईआरटी चेंज करे, ठीक है ना, तो चेंज कर देगी, लेकिन एनसीईआरटी के इस पॉइंट को हम चेंज करना चाहेंगे। इस पॉइंट पे आप ये बात करते हैं, ठीक है। 48 नहीं 50, अब 50 हो चुकी है। और एक चीज़ देखते हैं, अगर इसी तरीके से एवरेस्ट बढ़ता रहा तो कहाँ जाएगा? हम सबसे बड़ा हो जाएगा, हम सबसे बड़ा, हमें लगता था हमसे छोटा है अभी। चलो कोई नहीं, करंट में पूछा। रिसर्च के मुताबिक जो न्यू रिसर्च हुई है एवरेस्ट के, उसके मुताबिक ये 50 हो गई है, 48.46 था वो चेंज हो चुका है। बस इतना बताने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, ये सारे क्वेश्चन तो आप कर चुके, अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसमें जो पीछे लिखा होता है आओ कुछ करके सीखें, ठीक है, वो उम्र नहीं रही अब तुम्हारी, तो करके मत सीखना, घर पे बैठ के कहीं ले जाके धागा और पेंसिल बैठ जाओ, आओ कुछ करके सीखें, ऐसा नहीं करना। इतना टाइम आप दूसरा चैप्टर पढ़ने में लगा लेना, ठीक है ना भाई, ठीक है। लिसन, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, और अगर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हम आपको सेंड कर रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ बना के, तो आप उसको खोल के एटलीस्ट एक बार पढ़ लिया करो, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, इट डजंट मैटर, हम लास्ट में पूरी एनसीईआरटी जब कंप्लीट हो जाएगी उन सब के आंसर बताएंगे, ठीक है, आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग को
क्वेश्चन अच्छा है, यूपीएससी बना सकता है कभी। कई बार यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा हाई टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस भी होते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट से लगाएं। हाँ हाँ, अभी तुम सबका 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? 2 होगा 3 होगा? वैसे कुछ नहीं है, क्या होगा? 3, ठीक है 3। और कोई? 3 कोई और भी है? 5 लोग 3। और कोई? 4 ऑप्शन है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही है ये, इनको भी चूज कर सकते हैं। हाँ, केवल 2। और भी कोई है? ये 2 रह गए। एलिमिनेशन मेथड भी लगाएंगे तो लग जाएगा, है ना? देखिए यूरोप की बात अगर करें तो यूरोप में तो बिल्कुल भी नहीं है कर करेगा, तो एलिमिनेशन से यूरोप हटा तो पहला वाला हट गया, जहाँ पे भी पहला है वो वाला तो हट गया दोनों, जहाँ पे पहला है वो दोनों हट गए, दोनों हटा दो, एलिमिनेशन मेथड सीखो, दोनों हट गए, हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें केवल की बात हुई है तो हम केवल में हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तो अफ्रीका में तो जाती है, हमें पता है 3 हो जाती है। उत्तर अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका हमें पता होना चाहिए वहाँ जाती है कि नहीं जाती है, जो उसका मछली जैसा शेप है ना नीचे का, उसमें हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम सीधे बात कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में है। क्या आपको समझ आया? नहीं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की वजह से ये भी कट गया, तो केवल 2 तो कट गए, तो बचा क्या? केवल। अब ये है या नहीं है, लेकिन फिर भी ये आंसर समझ आया, यही एलिमिनेशन होता है। ये है ये नहीं है, लेकिन ये आंसर भी है, क्योंकि यूपीएससी है भाई, एक भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बोनस मार्क्स मिल जाएगा किसी ने गलत क्वेश्चन छाप दिया था, इसमें नहीं मिलता, इसमें ऐसी किस्मत नहीं है हम लोग की, ठीक है। तो इसमें देखेंगे उत्तर अमेरिका में भी जाती है, अभी देखा, एशिया में भारत से ही जाती है, भारत का भी और अफ्रीका से भी जाती है, तीनों से जाती है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, वो बात हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपर गलत हुआ ऐसा यूपीएससी कभी नहीं मानती, और होता भी नहीं। वो तो एक बार नहीं, वो तो बहुत सारी बार हुआ है। इंग्लिश वाला सही होता है, ठीक है। सो गाइस, इसको रोक देना, कंप्लीट हुआ।